इंडिया और साउथ कोरिया। आज जब हम इन दोनों देशों को देखते हैं तो कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर सा लगता है, क्योंकि जहां एक देश दुनिया की फैक्ट्रीज चला रहा है, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है, वहीं दूसरा देश रोड, जॉब्स और फाइल्स के बीच उलझा हुआ है। पर आज से 70-75 साल पीछे जाएं तो पिक्चर बिल्कुल अलग थी। दोनों देश कभी कॉलोनीज थे, दोनों ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, दोनों ही गरीब थे, दोनों वॉर और ट्रॉमा से निकल रहे थे और आज़ादी के बाद दोनों ही जीरो से रिबिल्ड कर रहे थे। इस वीडियो का सवाल है कि जब स्टार्टिंग सेम थी तो फिनिश लाइन इतनी अलग कैसे हो गई। आज हम इंडिया और साउथ कोरिया को कंपेयर करेंगे हिस्ट्री के लेंस से, पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर से, कल्चर के माइंडसेट से और इकोनॉमी के डिसीजन से। अब आते हैं टॉपिक पर। हर देश के पास एक ऐसा जख्म होता है जो सिर्फ उसका पास्ट नहीं बल्कि उसका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों शेप करता है। साल था 1858 जब फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 साल के राज के बाद ब्रिटिश क्राउन को ऑफिशियली इंडिया का कंट्रोल दे दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भी इंडिया कोई बैकवर्ड देश नहीं था। इंडिया ट्रेड का हब था, लर्निंग का हब था, स्पाइसेस का हब था, जिसको ग्लोबली रिस्पेक्ट किया जाता था। मगर ब्रिटिश रूल ने, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर ब्रिटिश क्राउन हो, इन्होंने भारत को निचोड़ के रख दिया। हैवी टैक्सेशन लगाई, रॉ मटेरियल इंडिया से लेते थे जैसे कॉटन, जूट, आयरन, और फिर ब्रिटेन में ले जाकर उसी रॉ मटेरियल का फिनिश गुड बना के देश विदेश तो बेचते ही थे और साथ ही में भारत भी लाकर बेचते थे। और इस प्रोसेस को हिस्टोरियंस कहते हैं द ग्रेट ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब जरा सोचो, 1700 के समय में भारत की वेल्थ विश्व का लगभग 24% का हिस्सा था और 1947 तक आते आते ये 4% से भी कम हो गया। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये भूख थी, बेरोजगारी थी और कई लोगों की मौत। 1943 का बंगाल फाइमाइन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। ये वो समय था जब लोग भूख से मर गए थे। ब्रिटिश वेयर हाउस में अनाज तो था, बट उस अनाज के लिए तड़पाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई। फिर इंडियन इंडस्ट्रीज को भी सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया। टेक्सटाइल्स बंद, शिप यार्ड खत्म और लोकल स्टील और टूल्स को सप्रेस किया गया। कल्चरल अटैक भी इक्वली डेंजरस था, जहाँ हमारी टेक्स्ट बुक्स को रीराइट कर दिया गया, गुरुकुल बंद कर दिए गए, लोकल लैंग्वेजेस को इंफीरियर बताया गया, इंडियन मेडिसिन, साइंस, गवर्नमेंट सिस्टम, इन सबको प्रिमिटिव बताया गया। सेल्फ रूल की जगह ब्यूरोक्रेसी लाई, आइडेंटिटी की जगह डिपेंडेंसी, और ये छाप आपको आज के भारत में भी नजर आएगी। पर इसी अंधेरे के बीच में एक रोशनी जागी, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत के अलग अलग राज्यों में स्वतंत्रता सेनानी पैदा होने लगे। मिशन सिर्फ एक था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। और फिर कईयों के खून बहने के बाद 1947 में जाकर हमारा देश आजाद हुआ। मैं फिर से बता देती हूँ, कई लोगों का खून बहा था। ऐसा मत समझना कि सिर्फ चरखा चलाकर अंग्रेज देश छोड़कर भाग गए थे। अब नजर घुमाते हैं कोरियन पेनिनसुला पर। साल है 1910 का जब जापानीज एम्पायर ने कोरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया था। और ये कोरिया सिर्फ साउथ कोरिया नहीं था, ये नॉर्थ कोरिया भी था। ये बहुत ही बड़ा रीजन था। कोरिया एक प्राउड किंगडम था जो अचानक से कॉलोनी बन गया। और मैं आपको बता दूं, जापानीज ऑक्यूपेशन का स्टाइल ब्रिटिश से भी ब्रूटल था। कोरियन लैंग्वेज को बैन कर दी गई, जापानीज को स्कूल में पढ़ाया जाने लगा, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को चुरा लिया गया, टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया, हिस्ट्री रीराइट हो गई और ऐसा लगने लगा कि शायद कोरिया कभी इंडिपेंडेंट था ही नहीं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थी। 10 लाख से ज्यादा कोरियंस को फोर्स लेबर कैंप में भेजा गया। और सबसे ब्रूटल, लाखों कोरियन महिलाओं को कंफर्ट वुमेन के नाम पर सेक्सुअल स्लेवरी में धकेल दिया गया। पर कोरिया ने गिव अप नहीं किया। इसी के 9 साल के बाद यानी 1919 में पहला इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुआ। और इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में स्टूडेंट्स, महिलाएं और मंक ने अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। और जिस तरह से भारत में ब्रिटिशर्स ने हमारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया था, उसी तरह से कोरिया में भी जापानीज ने वहाँ के राइस, मिनरल्स और लेबर को जापान में एक्सट्रैक्ट किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने कोरिया को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था। वहाँ से लोगों को चुन चुन कर उठाते थे कि आप जापान के लिए लड़ाई करो। ये एशियन हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक है। और जब बच्चे, मंक और महिलाएं सड़कों पर आए तो उनके हाथों में था तैगुक्सी झंडा और एक ही नारा, मनसेई। उस मूवमेंट को ब्रूटली क्रैश किया गया था जापानीज सोल्जर्स के द्वारा। पर वो जनरेशन फिर भी रुकी नहीं। जैसे इंडिया में फ्रीडम फाइटर्स ने एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाया था, उसी तरह से कोरिया में भी वो चीज होने लगी। एक रेवोल्यूशनरीज का नेटवर्क बना जो कि बिल्कुल अंडरग्राउंड था, किसी जापानीज को कानो कान खबर नहीं। और फिर कई लाशें बिछने के बाद 1945 में जापान ने सरेंडर किया, लेकिन एक हैवी प्राइस के साथ। 1947 में जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था, उसी तरह से 1945 में ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में पार्टीशन हो गया। दोनों जगह एक ही कहानी, मास माइग्रेशन, फैमिलीज का टूटना और डेकेड्स तक इनसिक्योरिटी। अब दोनों देश फ्री थे, बट दोनों देश इमोशनली और इकोनॉमिकली ब्रोकन भी थे। और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है। जिस लाइन पर इंडिया और साउथ कोरिया खड़े थे वो सेम थी, एग्जॉस्टेड, डिवाइडेड और पुअर। बट अभी जो दोनों देशों ने डिसाइड किया, उसकी वजह से पूरा फ्यूचर ही बदल गया।
1947 के बाद इंडिया के लीडर्स के सामने एक इम्पॉसिबल से लगने वाला चैलेंज था। एक तरफ करोड़ों लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे थे, दूसरी तरफ एक नई डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाना, और तीसरी तरफ एक डर भी था, अगर प्राइवेट कैपिटल को फ्री छोड़ दिया गया तो अंग्रेजों के जाने के बाद भी एक्सप्लॉयटेशन खत्म नहीं होगा। तो फिर होना क्या था? नेहरू जी और उस वक्त की लीडरशिप का ये मानना था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, लेकिन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। इस सोच के साथ इंडिया ने अडॉप्ट किया सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, जो लार्जली सोवियत स्टाइल सेंट्रल प्लानिंग से इंस्पायर्ड थी, जहाँ पर गवर्नमेंट खुद इंडस्ट्री लगाएगी, स्टील प्लांट लगाएगी, डैम्स भी बनाएगी और पावर, कोल, हैवी मशीनरी सब संभालेगी। इसी मॉडल के तहत आया 5 ईयर प्लान। पेपर पे आइडिया काफी नोबल था, इक्वालिटी, सेल्फ रिलायंस और इंक्लूसिव ग्रोथ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर एक बड़ी परेशानी आ गई। वो था लाइसेंस राज। हर फैक्ट्री के लिए लाइसेंस, हर एक्सपेंशन के लिए अप्रूवल, हर इम्पोर्ट के लिए क्लियरेंस और हर नए प्रोडक्ट के लिए एक बाबू की फाइल। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को रिस्क लेने के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। रिजल्ट ये हुआ कि डिसीजन मेकिंग स्लो होता गया, इनोवेशन सफोकेट होने लगा और करप्शन का इकोसिस्टम बन गया, जहां एक फाइल को आगे बढ़ाने के लिए पॉकेट भरने की जरूरत पड़ने लगी। अब देखो 1980s तक इंडिया टेक्निकली ग्रो तो कर रहा था, बट वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया लिटरली रेंग रहा था। इंडिया के पास टैलेंट था, आइडियाज थे, रिसोर्सेज भी थे, पर सिस्टम इतना हैवी था कि स्पीड ही खत्म हो चुकी थी। लिटरली 3% की ग्रोथ। और कोरिया में सीन बिल्कुल उल्टा चल रहा था। साउथ कोरिया लिटरली राख बन चुका था, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉयड, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, इकोनॉमी कोलैप्स्ड और लोग रेफ्यूजी कैंप में रहने लगे थे। पर 1960s में प्रेसिडेंट पाक चुंग हिंग ने एक हार्ड ट्रूथ एक्सेप्ट किया कि हम सब कुछ साथ में नहीं बना सकते, इसलिए कोरिया ने फोकस चूज किया। गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें स्टील, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी थे। और फिर एक ऐसा स्टेप लिया कि अगर वो भारत ने लिया होता तो शायद आज भारत हर चीज में साउथ कोरिया से आगे होता। वो स्टेप था कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को अपना एनिमी नहीं माना, अपना दुश्मन समझने की जगह दोस्त समझा और उन्हें पार्टनर बनाया। सैमसंग, ह्यूंडई, एलजी, पॉस्को, ये सारी कंपनीज कोरियन है और इन्हीं कंपनीज को इन्होंने चीप लोन दिया, बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी और एक्सपोर्ट के टारगेट सेट किए। और गवर्नमेंट का प्राइवेट कंपनीज को मैसेज बिल्कुल क्लियर था, बिल्ड फॉर द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट करो या फिर बंद हो जाओ। इस सिस्टम में कोई परमानेंट बैकिंग नहीं थी। फेल हुए तो गवर्नमेंट का सपोर्ट खत्म, सक्सेसफुल हुए तो गवर्नमेंट का और सपोर्ट मिलेगा। फिर गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को भी इंडस्ट्री के साथ अलाइन किया, इंजीनियरिंग, साइंस, मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स पे फोकस किया गया। फिर यूएस एड ने भी इनिशियल पुश दिया और फिर इन सब के बीच में सबसे जरूरी चीज हुई कि कोरियन ब्यूरोक्रेसी ने अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया और फिर सिर्फ 30 साल के अंदर अंदर कोरिया के एक्सपोर्ट्स लगभग 300 गुना बढ़ गए। विग्स और चीप टेक्सटाइल से शुरू करके कोरिया माइक्रोचिप, शेप और कार्स तक पहुंच गया और 1990s तक कोरिया एड लेने वाला देश नहीं बल्कि एड देने वाला देश बन गया। मतलब तुम सोचो, दोनों देश करीब थे। इंडिया ने कंट्रोल को चूज किया और कोरिया ने कंपटीशन को। इंडिया ने ब्यूरोक्रेसी पे ट्रस्ट किया और कोरिया ने एग्जीक्यूशन पर। अब अगर बात करें कि उस समय हमारा जियोपॉलिटिकल स्टैंड क्या था और कोरिया का क्या था, तो उस समय भारत और कोरिया के पास 3 ऑप्शंस थे, या तो सोवियत यूनियन के साथ जुड़े, या फिर अमेरिका के साथ जुड़े, या फिर न्यूट्रल रहे। तो भारत ने चुना न्यूट्रल स्टैंड और साउथ कोरिया ने चुना यूएस के साथ जाना। यूएस जो था वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट ब्लॉक था। बट भारत ने न्यूट्रल स्टैंड चुनकर ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी कि भारत एक सॉवरेन स्टेट है जहां पर हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, किसी के साथ भी अलाइन नहीं होंगे। और इसी के बाद भारत ने यूएसएसआर यानी कि आज के रशिया के साथ रिलेशन बनाना शुरू किए और ये रिलेशन थे डिफेंस, स्टील प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। वेस्ट के साथ भी अपने डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस बनाए और ये अप्रोच ना मॉरली अच्छी थी, लेकिन इसका ना एक डाउन साइड भी था, जहां पर इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस बने ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने बिल्कुल उल्टा चुना, क्योंकि कोरियन वॉर हुआ था जिसकी वजह से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अलग अलग हो गए थे। तो नॉर्थ कोरिया से थ्रेट कॉन्टिन्यूस था, तो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को डर लगने लगा था, जहां पर कब कैसे वो अटैक कर दे पता नहीं। इसके लिए साउथ कोरिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक मिलिट्री अलायंस बनाए, जिसके बाद से यूएस अपनी आर्मी साउथ कोरिया के बॉर्डर पे भी रखता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और यूएस के ट्रूप्स आज दिन तक साउथ कोरिया में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे साउथ कोरिया अपना डेवलपमेंट करता रहा। अब अगर मान लो कि इसी तरह का कोई अम्ब्रेला भारत को भी मिल जाता, तो जो हमारा पैसा पाकिस्तान के साथ लड़ने में इस्तेमाल होता है, वो पैसा इकोनॉमिक ग्रोथ पे लगता। और इसकी वजह से ना साउथ कोरिया बहुत ही जल्दी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया, जो कि उनके लिए प्लस पॉइंट था। अब भारत और साउथ कोरिया के बीच ना एक और डिफरेंस रहा कि इंडिया ने बार बार अपनी न्यूट्रलिटी दिखाते हुए मॉरल अथॉरिटी कमाई, बट वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने एक अलायंस के थ्रू इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन बनाया। दोनों ही अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े रहे, बट पावर और ट्रेड से चलने वाली इस दुनिया में एक देश तेजी से आगे बढ़ गया। अब हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स के बाद उस मोड़ पर आते हैं जहां पर दोनों देशों ने अपनी तकदीर बदल दी। 1991 में जब भारत इकोनॉमिक क्राइसिस के एज पर खड़ा था, फॉरेन रिजर्व कुछ हफ्तों के इंपोर्ट के लिए ही बचे थे, सिस्टम कोलैप्स होने के करीब था। इसी क्राइसिस ने गवर्नमेंट को एक बोल्ड डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जिसके तहत टैरिफ कम हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और
और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी सांस मिली और यहीं पर इंडिया ने अपना नेचुरल एडवांटेज पहचाना, इंग्लिश स्पीकिंग और टेक्निकली ट्रेन्ड मैन पावर। जब वेस्ट इंटरनेट और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था तब इंडिया ने सर्विस का रूट चूज किया। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों में IT हब बनाए। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनीज, ग्लोबल बैंक, टेलीकॉम कंपनीज और गवर्नमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाने लगी। इंडिया कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर नहीं करता था बट उन कंप्यूटर्स को चलाने वाला कोड इंडियन लिखता था। लाखों इंजीनियर्स इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बन गए और इसी रेवोल्यूशन ने इंडिया को ग्लोबल मैप पर रखा। इंडिया डिजिटल टैलेंट बना रहा था बट डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं। इंडिया दुनिया का ऑफिस बना बट फैक्ट्री नहीं। वही टेक्नोलॉजी के माइंडसेट से साउथ कोरिया इंडिया से बिल्कुल अलग था। साउथ कोरिया ने सैमसंग, LG जैसी कंपनीज को बहुत ही ज्यादा पुश किया और स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल थी कि तुम ग्रो करोगे तो देश ग्रो करेगा। अब वहीं अगर हम बात करें इंडिया और साउथ कोरिया के पॉलिटिकल कल्चर की तो इंडिया में ब्रिटिश जैसा प्राइम मिनिस्टर सिस्टम चलता है और भारत में प्रेसिडेंट सेरेमोनियल रोल पे ही होता है। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल स्टाइल सिस्टम को फॉलो करता है। इंडिया में लगभग 900 मिलियन से ज्यादा वोटर्स हैं, 2000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन यहाँ सेलिब्रेशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है और इमोशन भी। और वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया में मेजरली 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लिबरल और कंजर्वेटिव। कैंपेन्स बहुत इंटेंस होते हैं बट इलेक्शन के बाद सबसे स्मूथ ट्रांजिशन। बट बेस्ट बात यहाँ पर यह है कि सिस्टम चेंज होने के बाद भी डेवलपमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता। और जब हम बात करते हैं करप्शन और अकाउंटेबिलिटी की तो हम सब जानते हैं कि भारत का क्या हाल है। भारत में करप्शन बहुत सिस्टमैटिकली चलती है बट RTI, डिजिटल इंडिया और आधार जैसी सर्विसेज ने ट्रांसपेरेंसी को बहुत इम्प्रूव किया है पर इन्फोर्समेंट हमेशा ही स्लो रही है। केसेस बढ़ते जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बहुत कम ही बार भारत में ऐसा होता है जिसके पास पैसा है, पावर है, उसे जुडिशरी कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे। बट वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया में अकाउंटेबिलिटी ब्रूटल है। यहाँ तो प्रेसिडेंट तक जेल जा चुका है। मैसेज सिंपल था, नो वन इज अबव द लॉ। अब जब हम बात करते हैं सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स की तो हार्ड पावर के साथ सॉफ्ट पावर भी क्वाइटली इन्फ्लुएंस करता है। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर एक्सपोर्ट करता है जैसे बॉलीवुड, योगा, आयुर्वेद और स्पिरिचुअलिटी। और साउथ कोरिया का सॉफ्ट पावर है K-पॉप, K-ड्रामा, ब्यूटी इंडस्ट्री, फैशन वगैरह वगैरह। इसके अलावा इंडिया की सोशल फैब्रिक स्पिरिचुअलिटी से बुनी हुई है। कर्मा, धर्मा, सेवा ये कॉन्सेप्ट सिर्फ रिलीजियस नहीं, लाइफ फिलोसफी भी है। हमारे देश में फैमिली सेंट्रल सिस्टम है जहाँ डिसीजन भी कलेक्टिव होते हैं। अरेंज मैरिजेस में ट्रस्ट दिखाया जाता है, कंपैटिबिलिटी दिखाई जाती है। और वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया का कल्चर भी बिल्कुल सिमिलर है। एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, हायरार्की और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलीजन की बात करें तो भारत में बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया में रूट रिलीजन बुद्धिस्ट है और आज के समय में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये दोनों अभी कोरिया में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से कोरिया का यूथ काफी सेकुलर है। और अगर हम आज की ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो आज भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया 13th पोजीशन पर है। बट अगर हम बात करें पर कैपिटा की तो भारत की सिर्फ $2,500 और साउथ कोरिया है $35,000। डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इंडिया सर्विस लेड ग्रोथ के पीछे है और साउथ कोरिया मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ के पीछे। साउथ कोरिया में एजुकेशन रिलीजन जैसा है, टीचर्स की रिस्पेक्ट होती है, स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड है, 12 से 14 घंटे पढ़ाई करते हैं और शिक्षा का स्तर बिल्कुल सिमिलर। बट वहीं दूसरी तरफ भारत में आज भी स्कूलों में बेसिक फैसिलिटी ही नहीं है। साउथ कोरिया आज सेमीकंडक्टर बना रहा है, EV, 5G, रोबोटिक। वहीं दूसरी तरफ इंडिया IT, इसरो, फिनटेक और AI स्टार्टअप्स बना रहा है। बट आज भी दोनों देश कोई न कोई सोशल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। जैसे भारत अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, जेंडर गैप फेस कर रहा है, उसी तरह से साउथ कोरिया मेंटल हेल्थ क्राइसिस, एजिंग पॉपुलेशन और लो बर्थ रेट फेस कर रहा है। डेवलपमेंट की कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है बट कॉस्ट अलग अलग रहता है। बट इन सबके बीच ना इंडिया और साउथ कोरिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। जैसे नोएडा में सैमसंग की फैक्ट्री, CEPA ट्रेड एग्रीमेंट और डिफेंस कॉर्पोरेशन। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के 2 देश एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। अब अगर कोई पूछे कि साउथ कोरिया इतना आगे कैसे बढ़ गया तो जवाब क्लियर है। साउथ कोरिया ने फोकस चूज किया, एजुकेशन को डिसिप्लिन बनाया, मैन्युफैक्चरिंग को बैकबोन, इंफ्रास्ट्रक्चर को पहली प्रायोरिटी दी, गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग थी, अकाउंटेबिलिटी रियल थी और वर्क कल्चर प्रिसाइज था। इंडिया के पास भी आइडियाज और टैलेंट तो थे पर स्केल और डाइवर्सिटी ने एग्जीक्यूशन को स्लो कर दिया। अब इंडिया को कोरिया से क्या सीखना चाहिए? इलेक्शंस को परे रखते हुए एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। दूसरा, सर्विस तो सेल करना ही है, साथ में प्रोडक्ट भी सेल करने के लिए हमें अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। तीसरा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस बदलाव लाने की जरूरत है जहाँ पर हमारा एजुकेशन स्किल सेंट्रिक होना चाहिए। चौथा, हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस समय से मिले इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पांचवा, डिग्निटी ऑफ लेबर पे ध्यान देना चाहिए। छठा, Tier 2 सिटी की प्लानिंग करने की जरूरत है। सातवां, हमारे देश को सिविक डिसिप्लिन की जरूरत है। और 8, हमारे देश को अपने कल्चर को एक्सपोर्ट करने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और इन सब के परे नेशन फर्स्ट पॉलिटिक्स लेटर की आइडियोलॉजी हमारे देश के नेताओं को रखनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि साउथ कोरिया को इंडिया से क्या सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम साउथ कोरिया को एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी की तरह प्रेजेंट करेंगे तो पिक्चर अधूरी रहेगी। क्योंकि हर फास्ट ग्रोथ के साथ कई साइलेंट क्रैक्स भी होते हैं जो कि आपको दूर से नजर नहीं आएंगे बट पास जाकर आपको साफ समझ आएगा कि कितनी परेशानी
परेशानियां एक देश झेल रहा है। देखो, साउथ कोरिया बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस ड्रिवन सोसाइटी है। यहाँ पंक्चुअलिटी ही कल्चर है और एफिशिएंसी एक्सपेक्ट की जाती है। स्कूल से लेकर ऑफिस तक यहाँ पर ऐसी ही रेस चलती रहती है, लेकिन कई बार ये डिसिप्लिन प्रेशर भी बन जाता है। आज साउथ कोरिया हाईएस्ट सुसाइड रेट फेस कर रहा है। यहाँ लोग एक्सट्रीम एकेडमिक प्रेशर में जी रहे हैं। कॉर्पोरेट कल्चर प्रोडक्टिव तो है बट इमोशनली सफोकेटिंग भी। फेलियर को यहाँ पर सेटबैक नहीं, शेम माना जाता है। और यहीं पर इंडिया साउथ कोरिया से बहुत बेहतर है। भारत का सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही फ्लेक्सिबल है और कभी कभी केओटिक भी, बट इसी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर एक साइकोलॉजिकल कुशन भी छुपा हुआ है। भारत में एक फैमिली इमोशनल सेफ्टी की तरह काम करती है और मैक्सिमम हर परिवार में यही सिखाया जाता है कि अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, फिर ट्राई कर लेंगे। और यही आइडियोलॉजी हर किसी की मेंटालिटी बनी हुई है और इसी वजह से इंडियंस में प्रेशर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बाकियों से काफी ज्यादा है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया साउथ कोरिया बन सकता है या नहीं, या फिर ये भी नहीं है कि क्या साउथ कोरिया इंडिया जैसा बन सकता है या नहीं। सवाल ये है क्या दोनों एक दूसरे से सीख कर अपना बेटर वर्जन नहीं बन सकते। भारत अभी एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर हमारे पास मैन पावर भी है, माइंड भी है, स्किल्स भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं। और अगर इन सब का सही से इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ही सालों में हम हर देश से आगे बढ़ सकते हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।